हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड की थी, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे, ठीक है। वो हमने पिछले वाले वीडियो में ही आपको बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है और उसकी निरक्षीय स्थिति क्या है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर द्विध्रुव है, ठीक है। अब द्विध्रुव क्या है कि आवेशों का ऐसा निकाय, दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें आवेशों का परिमाण तो सेम हो परंतु उनकी प्रकृति विपरीत हो। अब प्रकृति विपरीत का अर्थ क्या है कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, और तो और वो दोनों एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों के इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, द्विध्रुव क्यों बनता है, ठीक है। तो अगर द्विध्रुव है, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहाँ पर कोई आवेश क्यू रखा है और यहाँ पर माइनस क्यू रखा है, और ये क्या है, वो उन दोनों के को मिलाने वाली लाइन है। इन्हीं दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा के अगर अलोंग किसी पॉइंट पर हम लोग फाइंड करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं। और यदि इसके सेंटर के परपेंडिकुलर जब हम लोग लंबवत किसी बिंदु पर फाइंड करते हैं तो इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो हमें आज निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ बातों को हमने पहले ही लिख दिया है ताकि समय हमारा बच जाए, ठीक है। तो देखो भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा पॉइंट है, दूसरी स्थिति है ना। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, हमने एक द्विध्रुव बनाया है जो कि माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है और प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है, ठीक है। ये जो द्विध्रुव है इसका एक सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा। तो ये है बिंदु ओ जो है वो इन दोनों का सेंटर है। अब सेंटर से ये आवेश जो है वो भी एल डिस्टेंस पर है और सेंटर से ये जो आवेश है वो भी एल डिस्टेंस पर है। ओवरऑल ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर स्थित है, ठीक है। अब बिंदु ओ से लेकर बिंदु पी तक की जो दूरी है वो आर हमने मान लिया है, तो ये आर है। अच्छा खैर, इसको अभी रख। बिंदु ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या, उसकी डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि ये माइनस है, और जहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे वहां पर हम लोग मान कर चलेंगे कोई परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश धनावेश होता है, इसलिए ये जो माइनस चार्ज है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी डायरेक्शन हमने दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इसके कारण वो इधर की तरफ होगी, E1 हमने लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से प्लस क्यू आवेश के कारण अगर है यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, क्लियर है। वो हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 है, क्लियर। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने क्या किया कि इनका कंपोनेंट लिया, इनका क्या लिया, कंपोनेंट लिया। तो आपको दिख रहा होगा कि फिजिक्स में जब इस तरीके से कोई लाइन होती है थीटा एंगल पर, तो इसको इसकी एक्स एक्सिस पर जो इसका कंपोनेंट आता है, मान लो n है तो n cos थीटा, और y एक्सिस पर जो होगा वो n sin थीटा होगा। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक लगाओ। इसका देखो, इसका x एक्सिस ये है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका E1 cos थीटा, इसके लिए देख रहा हूँ ना, तो E1 cos थीटा, ठीक है। अब और जो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो तो यहाँ पर होगा इधर E1 sin थीटा, तो ये भी लिख ही लेता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ E1 sin थीटा, ठीक है। दूसरा का देखो, दूसरे का देखो, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसका जो आएगा वो E2 cos थीटा आएगा, और जो इसका y एक्सिस पर आएगा वो होगा E2 sin थीटा। तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के मतलब कि विपरीत डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर लेंगे। अच्छा सर, कैसे कैसे कैसे, E1 और E2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि वो सेम ही है। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो एक ही लाइन पर है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि गणितीय मेथड से इसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यही तो आ रहा है क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट था वो तो कैंसिल आउट हो गया है। तो ओवरऑल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा हमारा जो नेट है। अब जो हमने बातें अभी अभी बोला वो सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आइए एक बार पढ़ भी लेते हैं। माना द्विध्रुव के लंबवत केंद्र O से लिख लो, O से
आर दूरी पर एक बिंदु P है, केंद्र O से एक बिंदु P है, जहां द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। माना बिंदु A पर स्थित आवेश, माना बिंदु A पर स्थित आवेश -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। सही बात है, हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तथा बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। सही बात है, यहाँ पर हमने दिखाया है ऐसे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने लिखा है एंगल NPA वो थीटा है। ठीक है, और उसके बाद एंगल NPS वो भी हमारा थीटा है ना। अच्छा, E1 का कंपोनेंट, ये E1 है, इसका कंपोनेंट E1 cos थीटा, और E2 का कंपोनेंट देखेंगे वो भी E2 cos थीटा आएगा। ठीक है, और E1 और E2 sin थीटा, मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तब जो परिणामी तीव्रता होगी बिंदु P पर, वो होगा E नेट इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। ठीक है, अब अभी आप देखोगे कि E1 और E2 की वैल्यू सेम आएगी, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। अच्छा सर, अब ये इक्वल कैसे आया सर, ये देखते हैं। तो देखो कैसे इक्वल आ गया, देखो जब यहाँ, अच्छा एक बात और कि जिस बिंदु से, जैसे ये कोई आवेश है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें पता होना चाहिए था, है ना। तभी तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 Q/r²। r क्या था, उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक फाइंड कर रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वो है r√r² प्लस l²। कैसे, पाइथागोरियन प्रमेय लगा लो भैया। ये r है, ये l है, तो ये आपका कर्ण क्या आएगा, √r² प्लस l²। इतना तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो चलो भाई फाइंड करते हैं, इसी में रखते हैं पहले, है ना। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी के लिए, पहले इसको देखते हैं, है ना। तो E नेट या EP लिख दें क्या, EP मतलब कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, देखो 1/4πε0 E1 की वैल्यू रख रहा हूँ भैया इसी में। ठीक है, Q/r। अब इसके लिए डिस्टेंस क्या है, r² प्लस l², और ये भी रूट में, और इसका होल स्क्वायर। आपको पता है ये क्या होगा, खैर अभी देखेंगे। cos थीटा प्लस दूसरा E2 की वैल्यू यहाँ से ना, तो इसका भी देख लो, इसका क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई, क्या ये भी r² प्लस l² रूट में, और उसका ये होल स्क्वायर होगा, और ये cos थीटा। अरे भाई बात समझ में आएगी नहीं, इसके कारण इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर की ओर, यही तो होगा ना, 1/4πε0 Q और उसका डिस्टेंस √r² प्लस l²। हाँ सर, तो ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं ना, तो जब सेम दिख रहे हैं तो जोड़ लो, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 2/4πε0 Q, है ना, r² प्लस l², और ये रूट में मैं लिख दे रहा हूँ, और इसको हम होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अरे क्लियर है क्या, और cos थीटा भी आएगा, ये याद रहे, cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना, वो मैंने वहीं पर लिख दिया था, कोई बात नहीं। अच्छा सर, आगे बताओ अब क्या लिखें, अब क्या ये रूट हट जाएगा इसका, जब स्क्वायर करेंगे तो, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा, इसको मैं उधर लिख रहा हूँ 1/4πε0 2Q/r² प्लस l², और cos थीटा। आपको पता है कि जो r है वो l के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो हम लोग l² को क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं भैया, उसको हम लोग जीरो कंसीडर कर सकते हैं। परंतु रुक जाओ, cos थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा के लिए क्या ये लंब होगा, है ना, क्या ये लंब होगा, और ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, मीन्स l/√r² प्लस l²। ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं cos थीटा के स्थान पर ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, इसको अभी मैं रूट में रहने देता हूँ, ठीक है ना, अभी रूट में इसको रहने दो भैया, काम आएगा इसके लिए, l/√r²
√r² प्लस l²। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ध्यान दें आप लोग कि ये 1/2 का 2 मीन्स वो तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, तो ये केवल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और ये क्या आ जाएगा, ये 1/2। क्लियर हुआ? तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन r² प्लस l² का 3/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आना तो चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ऊपर का मिटा दे, मिटा देना भाई, नीचे जगह नहीं है। लो भैया मिटा दिया। अब ध्यान से समझना, क्या l² इज वेरी 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 लेस देन 2r²? सो l² can be considered as 0. Then EP is equal to 1/4 pi epsilon naught 2QL अपॉन r²। l² को तो मैंने 0 ही ले लिया, बचा क्या, 3/2। तो इसको मैं ऐसे निकाल ही देता हूँ, 0 कर देता हूँ उसको, तो क्या बचेगा 3/2। 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो EP इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2QL क्या होता है, क्या वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है 2QL, या ऑफिशियल इसका देखें तो Q × 2L। तो इसका मतलब कि 2QL जो लिखा है वो उसको मैं P लिख सकता हूँ, तो P/r³। ये है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अच्छा, वेक्टर फॉर्म में जब इसको हम लोग लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो हम लोग इसको माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों? अरे इट्स जस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P/r³ माइनस P/r³। बात समझ में आनी चाहिए। तो ये है आपका निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा धुंधला है यार, लेकिन एडजस्ट कर लेना भाई।